नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेंद्र कुड़ी ज्योग्राफी लेक्चर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भूगोल विषय के मानचित्रों के अध्ययन की श्रृंखला में विश्व के मानचित्रों के अध्ययन के पश्चात भारत के मानचित्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने विश्व के मानचित्रों का विभिन्न क्षेत्रों वर्गों की दृष्टि से अध्ययन किया था। इस कक्षा के अंदर बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा में किस प्रकार से भारत के मानचित्रों के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी 12th क्लास की बुक के अनुसार कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो उनमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के अंदर मत्स्य केंद्र अर्थात मछली पकड़े जाने वाले केंद्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। मत्स्य केंद्रों का अपन जो भारत के तटीय राज्य हैं जिनकी सीमा पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगती है, इनके अंदर किन किन राज्यों में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर मछलियों का व्यापारिक और व्यावसायिक दृष्टि से पकड़ने का कार्य किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी तट के ऊपर गुजरात राज्य से लगने वाले मछली पकड़ने वाले केंद्रों में पोरबंदर बंदरगाह है। ये केंद्र है, यहाँ से मछलियों का पकड़ने का कार्य किया जाता है। साथ ही पोरबंदर अपना राजस्थान की दृष्टि से अपने निकटतम ऐसे बोलें कि बंदरगाह भी माना जाता है। दूसरा सूरत, जाफराबाद, ये तीनों ही केंद्र गुजरात राज्य के अंदर मछली पकड़ने के केंद्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में भी व्यावसायिक दृष्टि से मछलियों का पकड़ने का कार्य किया जाता है। मुंबई में महाराष्ट्र राज्य में अपन आगे बात करें तो रत्नागिरी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ मछलियों का व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी संख्या में यहाँ मछुआरों के द्वारा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मैंगलोर, कोझिकोड, कोचीन और तिरुवनंतपुरम, ये तीनों ही क्षेत्र केरल राज्य के लिए अपन देखें कि जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं उनमें मछलियों को भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। उसके बाद में अपन इधर तमिलनाडु क्षेत्र की बात करें तो तमिलनाडु में तूतीकोरिन। इससे आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे जैसे अपन दक्षिणी भाग से पूर्वी भाग की तरफ बढ़ते हैं, पांडिचेरी जिसको पुदुचेरी कहते हैं, चेन्नई, नेल्लोर, मछलीपट्टनम, काकीनाडा, विशाखापट्टनम और भारत के पूर्वी छोर का अंतिम भाग जहां समुद्री तटीय सीमाएं लगती हैं, उड़ीसा के कटक एवं पुरी ऐसे केंद्र हैं जहां पर मछलियों का व्यावसायिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से भारत के भोजन के रूप में और अन्य देशों में निर्यात के रूप में मछलियों को पकड़ा जाता है। तो इस प्रकार से अपन भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें देखें तो ये जो केंद्र न केवल मछली पकड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, न केवल मछली पकड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इन क्षेत्रों को अपन या इन केंद्रों को अपन बंदरगाहों के रूप में भी देखा जा सकता है। यहाँ से मछलियों के अलावा विदेशों से जो सामान के आयात और निर्यात के केंद्र के रूप में ये क्षेत्र काफ़ी उभर कर सामने आए हैं या बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मत्स्य क्षेत्र के बाद में भारत के मानचित्र में जो बिंदु या केंद्र भरवाए जाते हैं उसमें महत्वपूर्ण स्थान आता है उत्खनन क्षेत्र। खनन क्षेत्र, खनिजों से संबंधित जो केंद्र हैं उनके बारे में अक्सर 99% प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है और पूछा ही जाता है। कहीं ना कहीं से 1-2 प्रश्न तो यहाँ से जरूर पूछते हैं। तो इसमें अब देखते हैं हम उत्खनन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कोयला। कोयला के लिए हम देखते हैं कि कोयला भारत के किन किन क्षेत्रों में निकाला जाता है। तो सबसे पहले अपन अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान के बीकानेर जिले में पलाना नामक स्थान से कोयले का उत्पादन या खनन किया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में सिंगरौली से कोयले का उत्खनन होता है। इसी के अलावा अपन तमिलनाडु की बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार इसके बारे में नवेली के बारे में पूछा जाता है कि ये केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो जैसे ही हमारे सामने नवेली लिखा होता है हम तुरंत भारत के दक्षिणी भाग में जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ जाकर इसको अंकित करेंगे। सिंगरेनी, यह भी कोयला के लिए उत्पादक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। कोरबा, तालचर, झरिया, रानीगंज और सिंगरेनी, ये ऐसे क्षेत्र हैं मुख्य रूप से भारत में इन क्षेत्रों से अधिकांश जो उद्योग हैं जहाँ कोयले की आवश्यकता होती है वो इन्हीं से प्राप्त किया जाता है और यहाँ से इसको विभिन्न माध्यमों से देश के अन्य हिस्सों में पहुँचाया जाता है। इसके बाद में दूसरा जो
अयस्क या खनन क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण है वो है लोहा उत्पादक क्षेत्र। कहाँ कहाँ से लोहे का उत्पादन होता है। तो एक बात इसमें अपन इन मानचित्रों के अंदर जो केंद्र दिखा रखे हैं उनसे भी अपने को स्पष्ट हो रहा है कि कोयले उत्पादक क्षेत्रों और लोहे उत्पादक क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि लौह अयस्क को तैयार करने के लिए हमें ऊर्जा की ऊष्मा की आवश्यकता होती है और वो अधिकांश ऊर्जा हमें कोयले से ही प्राप्त होती है। तो इसमें अपन शुरू करें पश्चिम बंगाल में बोकारो, दुर्गापुर। यहाँ ऐसे हम देखें कि भारत के अंदर शुरुआती तौर पर अगर कोई भी इस्पात उद्योग की स्थापना हुई तो इन्हीं केंद्रों के नाम सबसे पहले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भिलाई, उड़ीसा राज्य में पारादीप, राउरकेला, जमशेदपुर पश्चिम बंगाल, टाटा जी जमशेद के नाम से भी इसको अपन विशेष तौर पे देखते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर विशाखापट्टनम बंदरगाह भी है और ये लौह अयस्क के उत्पादन में भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। सेलम का नाम भी जैसे मैंने आपको नेवली बताया सेम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। भद्रावती कर्नाटक राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से ये मुख्य भारत के उत्खनन क्षेत्रों के अंदर जैसे कोयला और लौह अयस्क लोहे उत्पादन के केंद्र हैं। इनमें डोलवी, विजयनगर ये दो केंद्र ऐसे हैं जो महाराष्ट्र राज्य से जुड़े हुए हैं। आप सबको इसमें विशेष ध्यान रखना है। इनकी एक बार आपको अपने मानचित्र के माध्यम से रफली एक्सरसाइज भी करनी है। तो एक दो बार आप घर पे बैठ के इनको ऐसे भरोगे तो आपको काफ़ी और एक्सप्लेन हो जाएगा, ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। इसके बाद में अपन आगे के उत्खनन क्षेत्र के बारे में देखते हैं। अगला बिंदु है मानचित्र में जिसको अपने को अंकित करना है, तेल शोधनशालाएं। तेल शोधनशालाओं में जहाँ से कच्चा तेल प्राप्त होता है उस कच्चे तेल को उपयोग योग्य बनाने का जो कार्य किया जाता है उनको तेल शोधनशालाएं कहा जाता है। तेल शोधनशालाओं में अपन अलग अलग हिस्सों में भारत के देखें तो उसमें आता है जैसे डिगबोई और नूनामती। इन क्षेत्रों के बारे में कहा जाता है कि अपने को सबसे पहले भारत में अंग्रेजी काल या ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ तेल का उत्पादन या खनन का कार्य शुरू किया गया था। इसमें बरौनी, मथुरा, कोयली, पुणे, ट्राम्बे, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हल्दिया ये ऐसे भारत के मुख्य स्थान हैं जिन स्थानों पर विभिन्न जगहों से पाइपलाइनों के माध्यम से कच्चे तेल को लाकर उसको शोधित या परिशोधित करने का कार्य किया जाता है और फिर परिशोधन के पश्चात उस तेल को अपन देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग माध्यमों से भेजते हैं। इसी श्रृंखला में अगला बिंदु है जल विद्युत केंद्र। जल विद्युत केंद्र, जल विद्युत के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। जिन क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त मात्रा है वहाँ पर बांध और झरनों के माध्यम से पानी को रोककर और बिजली उत्पादन करते हैं। तो बिजली उत्पादन के लिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रावतबाठा में यहाँ पर परमाणु संयंत्र के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में गांधी सागर, गुजरात में काकरापारा, भीवपुर, खोपोली, कोयना बांध के ऊपर जल को रोककर यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। तुंगभद्रा नदी के ऊपर बांध बना के यहाँ पर भी विद्युत का उत्पादन कर्नाटक राज्य के अंदर बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में बिजली बनाई जा रही है। शिवासमुद्रम परियोजना के माध्यम से भारत के दक्षिणी राज्यों के अंदर विद्युत उत्पादन में अहम भूमिका निभा रहा है। केरल राज्य के अंदर पेरियर केंद्र के ऊपर बिजली का उत्पादन जल के माध्यम से बिजली बनाई जा रही है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, हीराकुंड उड़ीसा राज्य के अंदर और दामोदर घाटी नदी परियोजना अपन पश्चिम बंगाल के अंदर और उत्तराखंड में नैनीताल, इन सभी जगह पर किसी भी माध्यम से जल को रोककर और बिजली का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन हो रहा है। तो ये जो केंद्र शहर बिंदु अपन देख रहे हैं इनको अपने को भारत के मानचित्र के अंदर अंकित करना होता है और न केवल अपने को तेल शोधनशालाएं, जल विद्युत केंद्र बल्कि अन्य औद्योगिक व्यापारिक दृष्टि से भी इन केंद्रों, इन शहरों का उल्लेख अपने को भारत के मानचित्र में करना पड़ता है। खनिज क्षेत्रों के बाद में हम आगे बात करते हैं अब उद्योग, इंडस्ट्रीज के बारे में कि भारत की मुख्य इंडस्ट्री, मुख्य उद्योग जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इनमें मुख्य रूप से भारत के अंदर उद्योगों में सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, इनका काफ़ी महत्व है। इन उद्योगों से संबंधित केंद्रों, शहरों के बारे में बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत से बार इनमें से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी इनमें से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसी के अंदर आगे देखते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे सीमेंट उद्योग की। सीमेंट उद्योग के केंद्र मुख्य रूप से अपन राजस्थान के अंदर बात करें तो सवाईमाधोपुर और निम्बाहेड़ा जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। सवाईमाधोपुर के पास में लाखेरी है, वहाँ सीमेंट उद्योग काफ़ी प्रचलित है। इसी के साथ में महाराष्ट्र में रत्नागिरी, दुर्ग और सिंदरी, ये सिंदरी का प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि सिंदरी सीमेंट उद्योग का केंद्र को भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए। दूसरा उद्योग है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग स्थानों पर इसकी मिलें स्थापित की गई हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मिलों के जिनके बारे में पूछा गया है, इनके पूछे जाने की संभावना है, उनके बारे में बात करते हैं। राजस्थान की दृष्टि से अपन बात करें तो श्री गंगानगर के अंदर चीनी की मिलें स्थापित की गई हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ के अंदर, बिहार में गया, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, और इधर नीचे देखें दक्षिणी भारत की बात करें तो बेलगाम, मैसूर, चित्तूर, वेल्लोर, कोयम्बटूर, ये सभी चीनी उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। चीनी उद्योग के बाद में अगला उद्योग आता है सूती वस्त्र उद्योग। काफ़ी प्राचीन उद्योग है और इसके माध्यम से अपन देखेंगे कि भारत के अंदर उत्तरी भारत में पंजाब में अमृतसर शहर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर, बिहार में पटना, और इधर पश्चिम बंगाल की बात करें तो हावड़ा एवं हुगली, उड़ीसा में कटक, वर्धा, औरंगाबाद, मुंबई का बारे में भी बहुत बारे में पूछा गया है। पुराने इंग्लिश या ब्रिटिश टाइम से ही मुंबई सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र रहा है। सोलापुर का प्रश्न पहले बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। परीक्षा में कई बार उद्योग का नाम नहीं देकर केवल शहर या केंद्र के बारे में पूछ लिया जाता है, तो सोलापुर भी इसके अंदर महत्वपूर्ण है। और दक्षिणी भारत के अंदर कोयम्बटूर को महत्वपूर्ण स्थान सूती वस्त्र उद्योग में दिया गया है। तो इस प्रकार उद्योग चाहे सीमेंट हो, चीनी हो या सूती वस्त्र हो, या यूँ कहें कि कोई और किसी भी औद्योगिक दृष्टि, व्यापारिक दृष्टि से ये जो शहर हैं, ये जो स्थान हैं, वो अपने को भारत के मानचित्र में भरवाए जा सकते हैं, अंकित करवाए जा सकते हैं। तो इनका आप मानचित्र का रफली एक बार भारत के मानचित्र में अंकन करके और इनको याद करने की कोशिश करें। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, मानचित्रों की इस श्रृंखला में अब हम भारत के मानचित्र के पश्चात राजस्थान के मानचित्र का अध्ययन करेंगे और मैं आपको राजस्थान के मानचित्र में मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है उसके बारे में बताऊंगा। यूँ कहें कि किन किन स्थानों से प्रश्न पूछे जाते हैं वो चर्चा करेंगे। राजस्थान के मानचित्रों में अपन बात करें तो हमारे यहाँ विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। उनमें से एक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रश्न पहले भी परीक्षाओं में पूछा गया है, बोर्ड परीक्षाओं में, और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इस परियोजना के मानचित्र में किस प्रकार से अपन अंकित करें, तो इसको देखते हैं। मानचित्र के अंदर अपन देखें तो हरिके बैराज से निकलकर जो नदियां सतलज और व्यास नदियों के संगम स्थल से राजस्थान की जो शाखा है वो हनुमानगढ़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में मसीता वाली हेड नामक स्थान से ये जो परियोजना है वो प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर से होती हुई ये इसका अंतिम बिंदु बाड़मेर जिले के गडरा रोड स्थान पर है। ये तो अपन कहाँ से कहाँ तक अंकित करेंगे? हनुमानगढ़ से लेके बाड़मेर के गडरा रोड तक अपन इसको इस प्रकार एक आरेख या रेखा खींचकर इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना को दर्शा सकते हैं। अंतिम बिंदु कहाँ है इसका? बाड़मेर में। प्रारंभिक बिंदु कहाँ है? हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड के अंदर। तो इस प्रकार से अपने को इंदिरा गांधी नहर परियोजना को दर्शाना है। इसके बाद में अपन राजस्थान के मानचित्र में और क्या पूछते हैं? खनिजों का वितरण।
राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे खनिज निकलते हैं, उनमें से जो मुख्य रूप से अपने को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनमें तांबा, सीसा, जस्ता और संगमरमर। तो इनके कौन कौन से ऐसे जगह हैं, कौन कौन से केंद्र हैं जहां पर इनकी बहुतायत या आधिक्य पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन तांबे की बात करें। तांबे में अपन देखें तो झुंझुनू जिले का खेतड़ी नामक स्थान, कौन सा स्थान? खेतड़ी। खेतड़ी किस जिले में पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। यहाँ पर काफी लंबे समय या पुराने टाइम से खेतड़ी के अंदर तांबे का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा अपन देखते हैं भीलवाड़ा के अंदर भी तांबे का उत्पादन हो रहा है। उदयपुर में तांबे का उत्पादन हो रहा है और कुछ मात्रा में यहाँ चूरू में भी तांबे का उत्पादन किया जा रहा है। खनिजों में दूसरा बिंदु आता है सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता, सीसे और जस्ते के अंदर अपन देखें तो उदयपुर में भी सीसे और जस्ते का काफी मात्रा में उत्पादन होता है। इसके अलावा सीसा और जस्ता डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी कुछ मात्रा में निकाला जाता है। अलवर का खोदरीबा क्षेत्र, यहाँ पे भी सीसे और जस्ते का काफी मात्रा में उत्पादन होता है। तो ये बिंदु अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर ये सीसे और जस्ते के लिए जाने जाते हैं। तीसरा आता है संगमरमर, पत्थर है और काफी समय से इसका उत्पादन हो रहा है और देश विदेश में इसका व्यापार होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनकर सामने आता है। तो संगमरमर के लिए अपन देखें तो इसमें आता है आपके राजसमंद, सिरोही, जालौर और नागौर। नागौर के अंदर मकराना का जो संगमरमर है वो काफी विश्व प्रसिद्ध है। इसको विदेशों में काफी मात्रा में इसकी मांग की जाती है और जो अपनी विश्व की 7 अजूबे है ताजमहल है वो भी यहाँ नागौर से जो अपने मकराना है वहीं से ले जाकर इस संगमरमर से ही इसका निर्माण किया गया है। तो संगमरमर के लिए नागौर, जालौर, सिरोही, राजसमंद ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अगला आता है राजस्थान के अंदर खनिज तेल। खनिज तेलों का उत्पादन अभी धीरे धीरे यहाँ रिफाइनरीज लग रही हैं, उत्पादन के लिए तेल के शोधनशालाएं स्थापित हो रही हैं, तेल कुओं की खुदाई की जा रही है। तो इसके लिए 2 जिले महत्वपूर्ण हैं। गैस का भी काफी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, एक है जैसलमेर और दूसरा है बाड़मेर। यहाँ राजेश्वरी, मंगला, सरस्वती इस इन नामों से काफी मात्रा में कुओं को अलग अलग जगह खोदकर गैस और तेल का उत्पादन किया जा रहा है। गैस मुख्य रूप से जैसलमेर में और तेल का उत्पादन बाड़मेर जिले के अंदर हो रहा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 12 की परीक्षा में पूछे जाने वाले 3 प्रश्नों जिसमें विश्व का मानचित्र पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने अध्ययन किया, राजस्थान का मानचित्र, भारत का मानचित्र, सभी के प्रश्नों के 2-2 अंक निर्धारित हैं। तो आपको ये जो बताया गया है इसको एक बार आप चैनल के माध्यम से देखकर रिवाइज करें और अन्य केंद्र स्थानों की प्रैक्टिस करें। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि स्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, जिससे हम जो भी नई टीम हमारी नई चीजें आपके सामने लेकर आती हो आपको मिलती रहे और हम आपसे जुड़े हुए रहें।